वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। इस लेक्चर में हमें एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ना है, वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, इसको समझिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। एक इस तरीके का ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। किसके लिए? एक्सेलरेट, यानी कि उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। अब ये एक्सेलेरेशन का आप एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं? जैसे गांव में या हम अपने बचपन में भी देखते थे कि किसी रस्सी में हमने कोई बॉल बांध लिया और उस रस्सी से उसको घुमा रहे हैं। अब घुमाते घुमाते क्या करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते जाते और जिस टारगेट में भी भेजता है उसकी टारगेट की तरफ छोड़ देते हैं। तो वो क्या करता है, वो जा कर के उसको स्ट्राइक करता है। कुछ ऐसा ही काम करना हमें यहाँ पर इस मामले में। क्लियर? तो हमें क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। उसके लिए एक अरेंजमेंट बनाया गया, उस अरेंजमेंट को समझिए। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दो मैग्नेट लगा दिए गए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ ऊपर से नीचे की तरफ, जिसका डायरेक्शन होगा। क्लियर? उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाए हैं दो डीज। डीज क्या होते हैं? डीज होते हैं हॉलो इंटरमेटालिक कंटेनर, यानी डी शेप का हमने कट किया। ये देखिए, डी शेप का कट किया, लेकिन ये हॉलो है। इस तरीके से क्या है, हॉलो है। इसके अंदर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये डी शेप इधर हो गया, एक डी शेप ये हो गया। क्लियर? और ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है वो वैक्यूम में है। कहाँ पर है? वैक्यूम क्रिएट किया गया। इसके शेप की वजह से इसको डीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीज। अब यहाँ पर देखिए, हमने इन दोनों डीज को एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देंगे। मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में इसको पॉजिटिव चार्ज दिया और इस डीज को नेगेटिव चार्ज दिया, और इसके चार्ज की पोलैरिटी को हम बीच बीच में चेंज भी करेंगे। अब समझिएगा यहाँ पर हमने क्या किया। अच्छा, अरेंजमेंट क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, ऊपर से नीचे मैग्नेटिक फील्ड, और बीच में क्या है, इस तरीके से फैला हुआ एक प्लेट है जिसको हमने बीच से काट दिया। वो क्या बन गया? डी शेप का बन गया। और वो प्लेट की थिकनेस है कुछ। थिकनेस का मतलब हॉलो है। हॉलो का मतलब उसके अंदर वो घूम सकते हैं कुछ चीज़ें। वो इस तरीके से अरेंजमेंट है, यानी ये इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल है। ऊपर से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो इस डीज के वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर छोड़ दिया। क्या किया भाई? यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ पर सीधे से छोड़ दे रहे हैं। क्लियर? ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो तरीके की फोर्सेस लगेंगी। एक तो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब बात आती है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरे डीज को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पूरे डीज को D2 को नेगेटिव चार्ज दिया। ऑब्वियसली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम D1 टू D2। क्लियर? अच्छा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ दीजिए, वो किधर जाएगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो यानी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी ये क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को अंदर लेके चला जाएगा। चला गया तो वो क्या गया अंदर। अब एंट्री करते ही क्या हुआ, क्या इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ भी लग रहा था। अच्छा, ये जब चार्ज पार्टिकल इस डीज के अंदर गया ना, तो हम लोगों ने एक हॉलो शेल पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि अगर आप कार के अंदर हैं और बिजली चमक रही है तो आप कार के अंदर ही बने रहिए। किसी शेल के अंदर अगर आप रहेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस शेल के अंदर गया, क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? नहीं। अब इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या करता है? मैग्नेटिक फोर्स करता क्या है? ये डिपेंड करता है तीन चीज़ों पर। एक तो वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंट्री किया,
0 डिग्री पे एंट्री किया कि 90 डिग्री पे एंट्री किया कि किसी थीटा पे किया। अगर 0 पे किया तो अपनी पाथ में सीधा जाएगा, और अगर 90 डिग्री पर एंट्री किया तो कैसा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर। वेरी गुड। अब हमें चेक करना है कि क्या इसका मोशन का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है कि नहीं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, और ये कहाँ जा रहा है? हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल कर रहा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जाहिर सी बात है इसकी इस ब्लू कलर की वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितने का एंगल हो गया? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल उसको कहाँ मोड़ देगा? सर्कुलर पाथ पर। तो ये क्या कर देगा? ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे चल दिया सर्कुलर पाथ पर। अब सर्कुलर पाथ पे चलते चलते क्या हुआ? अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, जब यहाँ से जैसे ही बाहर निकला, क्या उसके ऊपर दोबारा से इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा? लगने लगेगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि सर ये तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और यहाँ भी पॉजिटिव डीज है, तो क्या ये यहाँ से यहाँ जाएगा भी? नहीं जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीलेटर वी विल चेंज द पोलैरिटी ऑफ दिस डीज। इन दोनों डीज का पोलैरिटी बदलो। अब क्या करो? अब इसे कर देना होगा नेगेटिव और इसे पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इधर से हो गया इधर, तो फोर्स भी इधर ही लगेगा। अब देखो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्या करेगा? ये एक्सेलरेट करेगा, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ गई। क्या जब वो यहाँ था जो स्पीड थी, क्या वो जब यहाँ था उसकी स्पीड में फ़र्क होगा? हाँ। अंदर स्लो स्पीड से चल रहा था, बाहर आते ही क्या हुआ? उसे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा और स्पीड झन से बढ़ी। जैसे ही एंट्री किया इस डीज में, अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? नहीं, अब नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर पहुंच गया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो लग रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या करेगा? सर्कुलर में। तो ये क्या करेगा? अब सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करते हुए यहाँ आ गया। आप कह सकते हैं कि सर एक बात बताइए, यहाँ पर जब वो यहाँ से यहाँ गया, इधर मुड़ा, तो ये छोटा रेडियस बनाया, और आपने यहाँ से इतना बड़ा रेडियस क्यों बनाया? बताइए, इसका जवाब क्या होगा? यहाँ जब सर्कुलर मोशन किया तो इतना छोटा रेडियस, और जब यहाँ सर्कुलर मोशन किया इतना बड़ा रेडियस, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है उसकी। यहाँ से यहाँ जाने में एक बार इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, अंदर उसी इलेक्ट्रिक फोर्स से घूम रहा था। जैसे ही बाहर आया उसे फिर से धक्का लगा, फिर से क्या गया? उसे चार्ज मिल गया, फोर्स मिल गया, जन से भागा वो यहाँ तक, और अंदर पहुँचते ही कमरे पहुँच करके फिर ढीला हो गया। फिर जो स्पीड थी उसी से सर्कुलर मोशन कर दिया। क्यों सर्कुलर मोशन किया? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और 90 डिग्री भी लग रहा है, लेकिन स्पीड ज़्यादा थी तो जाहिर सी बात रेडियस ज़्यादा होगा। ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी। तो रेडियस ज़्यादा यहाँ हो गया। अब फिर क्या ये निकलेगा बाहर निकलेगा। अब फिर क्या करना चाहिए? पोलैरिटी बदलिए। इसकी वजह से पोलैरिटी बदलेगी। अब पोलैरिटी बदलते क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा। फिर से इसको क्या होगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, जन से यहाँ जाएगा ज़्यादा स्पीड से, और ज़्यादा स्पीड हो गई। अब फिर जब ज़्यादा स्पीड होगी तो अब अंदर जाते ही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ये फिर से यहाँ इस तरीके से घूमेगा और इस तरीके से घूमता रहेगा, बढ़ता रहेगा, स्पीड बढ़ती रहेगी, बढ़ती है, और जन से यहाँ से हम क्या करेंगे? उसे स्ट्राइक कर देंगे किसी टारगेट पर। बात समझ में आ रही कैसे घूमेगा? देखो इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से घूमते। अब चाहे बात बताओ, सवाल पूछा जाए कि सर इसका चार्ज पार्टिकल का स्पीड कौन बढ़ा रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या वो डीज के अंदर बढ़ता है या डीज के बाहर? डीज के बाहर। जैसे वो डीज के बाहर निकलता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड काबू करने लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देता है, स्पीड जन से बढ़ा देता है, और फिर डीज के अंदर जाते ही शेल बन गया। शेल बनते ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काम करेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? उसे घुमाएगा सर्कुलर। क्लियर? तो ये काम हो जाता है इस साइक्लोट्रॉन का। और उसके बाद क्या करते हैं? हम यहाँ पर बनाते हैं विंडो। क्या बनाते हैं? विंडो। इस विंडो से क्या करेंगे? जहाँ टारगेट पे भेजना उसको भेज देंगे, और बहुत ही हाई स्पीड के साथ जा करके वो टारगेट पे जाएगा। सवाल पैदा हो सर हमें क्या यूज़ है इसका? तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बम्बार्डिंग कराते हैं हम लोग, तो बम्बार्डिंग कराएंगे इस स्पीड से। किसी न्यूक्लियस में किसी एटम्स में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को फिट करना है, तो इसी से टारगेट दे करके फिट कर देंगे। बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है ना।
अच्छा, क्या अब इसका रेडियस वगैरह क्या होगा? ठीक है, तो रेडियस वगैरह जैसे हमने पिछले बार कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। कैसे भाई? देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी बी साइन 90 होगा ना, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर? यहाँ से देखिए साइन 90 1 हो गया, और हमें क्या निकालना था? आर की वैल्यू ना, आर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई क्यू वी बी। तो आर की वैल्यू आ जाएगी एम वी अपॉन क्यू बी, यानी इस रेडियस से ये रोटेट कर रहा। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड कर सकते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? पहले तो ये समझो, नाम अलग चीज़ है, हमें फिजिकली जानना चाहिए होता क्या है। टाइम पीरियड का मतलब है एक रिवोल्यूशन करने में लगने वाला टाइम। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख लें। डिस्टेंस एक रिवोल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर सरकमफेरेंस। यहाँ पर हो जाएगा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी v। यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v इंटू आर की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ से टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड आ गया। फिर क्या एक टर्म पूछा जाता है? फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा जाता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब इसका जस्ट अपोजिट है ना, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान देना। पूछा जाता है कि सर इसकी मैक्सिमम एनर्जी बताइए, जो चार्ज पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम एनर्जी बताइए। अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी मतलब एनर्जी होगी कौन सी, पहले ये तो जानो एनर्जी होगी कौन सी। तो इसके अंदर जब ये ट्रैवल कर रहा है तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी, चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो कंजर्व रहेगा। वेलोसिटी की बात करते हैं कि कब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कब इसकी वेलोसिटी, हाँ नहीं, इस अंदर बात कर रहे हैं, सिर्फ बाहर जाने के बाद नहीं, बाहर तो चला गया उस स्पीड से, अंदर। तो अब इसका रेडियस तो कई सारे हैं ना, इसका मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकता है? डी इसका डायमीटर, रेडियस। भाई वो घूमते 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 इस आखिरी किनारे तक ही तो जा सकता है। भाई रेस में जब दौड़ते हैं लोग तो सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है? उसमें 10 दौड़ने वाले होते हैं, सबसे आखिरी में दौड़ता है, सबसे बड़ा रेडियस उसका होता है। तो वो जो पार्टिकल वो यहाँ तक जा सकता है, सबसे आखिरी में रेडियस। क्लियर? उस रेडियस पर ही क्या सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी? हाँ, क्यों? क्योंकि जब उसका रेडियस बढ़ रहा है उसके पहले वेलोसिटी तो बढ़ाई जा रही है यहाँ पर, किसकी? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यानी मैक्सिमम रेडियस पर ही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी पर ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमें क्या पता कर लेना चाहिए? मैक्सिमम वेलोसिटी पता करना चाहिए। कब? मैक्सिमम रेडियस पर। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो टर्म हमने लिखा था ना, क्यू वी बी और एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, क्यू वी नॉट बी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, एंड एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर नॉट स्क्वायर, वेयर आर नॉट एंड वी नॉट इज़ द मैक्सिमम रेडियस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर? तो यहाँ से हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, वी नॉट के वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू आर नॉट अपॉन एम, क्यू बी आर नॉट, क्यू आर नॉट बी, सही है ना। ये हो गया, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी यही हो सकती है। कब? मैक्सिमम रेडियस पर, इसलिए मैंने आर नॉट लिया है, ये आर इस आर से फ़र्क है। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वो होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यानी हाफ एम
वी नॉट स्क्वायर का मतलब क्यू आर नॉट बी अपॉन एम का स्क्वायर। यहाँ से m से स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। सही है। ये मैक्सिमम जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ये उसका फॉर्मूला आ गया। ये कैलकुलेट करने के लिए आता भी है एग्ज़ाम में। क्लियर, समझ में आ गया साइक्लोट्रॉन क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, और इसमें हमें रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए, उस पर फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए साइक्लोट्रॉन पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिया हुआ है एक, ड्यूट्रॉन्स आर एक्सेलेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन दैट हैज़ एन ऑक्सीलेटरी फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻⁷, यानी हमें दिया हुआ फ्रीक्वेंसी सीधे सीधे 10⁻⁷ हर्ट्ज़ एंड एट डी रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू एक्सेलरेट द ड्यूट्रॉन्स, यानी हमें बी कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर, वो होता है क्यू बी अपॉन 2πm। यहाँ से हम b का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, b इज इक्वल टू 2πmf अपॉन q। ठीक है, तो 2 × 3.14 × m मास ऑफ ड्यूट्रॉन दिया हुआ है, ये रहा 3.34 × 10⁻⁻27 और फ्रीक्वेंसी 10⁻⁷ अपॉन चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा, 1.3 टेस्ला। सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन्स इमर्जिंग फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। देखिए, जो साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज होता है वो जब बाहर निकलेगा विंडो से, तो वो किस एनर्जी के साथ निकलेगा। जाहिर सी बात है वो मैक्सिमम एनर्जी के साथ ही बाहर निकलेगा, क्योंकि एकदम लास्ट वाले रेडियस पर वो घूम के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से हमें मैक्सिमम एनर्जी ही निकालना है, तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन, ये आर नॉट स्क्वायर होगा, अपॉन 2m। क्योंकि ये आर नॉट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये मैक्सिमम रेडियस होता है। मैक्सिमम रेडियस का मतलब ये हो गया कि जो d का रेडियस है ना, वही वहाँ पर मैक्सिमम रेडियस बनेगा। तो यहाँ पर किसका रेडियस रखेंगे, d का रेडियस, ना कि आप कैलकुलेट करके रख दीजिए, ऐसा नहीं करना है। तो q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, b हमारे पास कितना आएगा आंसर, ये रहा 1.3 का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ d 0.5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन 3.34 × 10⁻⁻24। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर 1.62 × 10⁻⁻12 जूल में आएगा। तो कभी कभी क्या करता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रख देता है आंसर, तो हम उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले न्यूमेरिकल में वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और सेकंड न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। आइए सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सेम पैटर्न पे मैंने न्यूमेरिकल दिया है, कह रहा है ए साइक्लोट्रॉन्स ऑक्सीलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी है 10 मेगाहर्ट्ज़, यानी 10 × 10⁻6 हर्ट्ज़। ठीक है, एंड व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी पूछ रहा है आपसे, फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स इफ़ द रेडियस ऑफ डीज इज 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी भी पूछ रहा है, और फिर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मतलब जो प्रोटॉन लिया गया उस पर चार्ज, और उसका मास भी गिवन है। तो देखो एक बात समझो, हमें बी का कोई फार्मूला हमारे पास है नहीं, लेकिन रेडियस का, फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का फार्मूला है।
आप उसमें चेक किए कि इसमें बी आता है, और फिर ये देखिए कि गिवन वैल्यू क्या है। जैसे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है, बी इक्वल टू 2 पाई क्या बन जाता है भाई, हाँ 2 पाई एम एफ अपॉन क्या बन जाता है, क्यू। बस ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी से बी ला दिया गया, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 2 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ गिवन है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 इंटू फ्रीक्वेंसी 10 पावर 7 कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट ना, और Q मतलब चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। सॉल्व करेंगे, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 0.66 टेस्ला आएगा। ये तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूले भी था एकदम। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब लगाओगे आप, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो क्या है वो, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। इसको लेकर कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहाँ वाले में रेडियस क्या रखा, यहाँ क्या रखा ना। तो Q है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर, B हमारे पास आया है 0.66 स्क्वायर, और रेडियस 0.6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास गिवन है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। अब ये जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में, वो किस में आएगा, जूल में। और आपको यहाँ दिख रहा है कि वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, और हो सकता है क्वेश्चन में ये कह दे कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके रखिए, क्वेश्चन में कह भी सकता है। तो इसको सीखिए, इसमें क्या करिए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, जब उसको मेगा कर दोगे ना तो 10 पावर माइनस 13 हो जाएगा। यानी किसी चीज़ को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, जूल को, आप क्या करो 1.6 इंटू 1. ये दिया हुआ देखो, ये रहा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.0602 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल। ठीक है, तो जूल को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, नीचे आ जाएगा ना। जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी नीचे इसमें क्या करें, डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 602 इंटू 10 पावर माइनस 13। अब जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अब देखिए मैच करेगा, ठीक है। सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद वो थर्ड न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल मैं बता दे रहा हूँ आपको। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी दिया हुआ है आपको, ये हो गया बी, और ये दिया हुआ है रेडियस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास फॉर्मूला देखिए क्या बनता है, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से वी बी कैंसिल हो जाता है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड। तो v का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, बी 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 टेस्ला, और r सेंटीमीटर में गिवन है तो ये मीटर में हो जाएगा 0.2, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। सॉल्व करेंगे इतना ही आ जाएगा आपका पास 7 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इसका सेकंड पोर्शन देखिए, वो ज़्यादा समझने वाला है। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड। यानी ये जो स्पीड इसने गेन किया है वो जब एक्वायर किया तो उसको कितना पोटेंशियल दिया गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पोटेंशियल दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ याद रखिएगा, ये मैंने v लिखा है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये स्मॉल v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा। तो यहाँ से पोटेंशियल आ जाएगा फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन 2e। तो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी कितना आया है 7 इंटू 10 पावर 7 का स्क्वायर
अपॉन 2e, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 14 किलो वोल्ट। ये पहले वोल्ट में आएगा, उसके बाद किलो वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और फोर्थ न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कीजिए।